यूपी पर स्वागत है। और आज की हमारी चर्चा का विषय है कि उत्तर प्रदेश में असंगठित मजदूरों की निहायत खराब हालात के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। और चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हैं माननीय बालक राम अंबेडकर जी, पीपीआईडी लखनऊ से, माननीय अरुण कुमार वर्मा जी, महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव पीपीआईडी के, और डॉक्टर अशोक मौर्य जी, ईस्ट यूपी मूल निवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष। और अशोक मौर्य जी और मैडम जुड़ी हुई हैं क्या? मैडम जुड़ रही हैं। मैडम कलावती शंकर जी, जो वाइस प्रेसिडेंट पीपीआईडी हैं, अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाई हैं। तो चर्चा को आरंभ करने के लिए आज कार्यक्रम का आरंभ जो है एक छोटे से गीत से किया जाएगा, जो माननीय अरुण वर्मा जी प्रस्तुत करेंगे। माननीय अरुण वर्मा जी। थैंक यू सर। आप सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी, और बहुत बहुत धन्यवाद भारती सर, आपने मुझे मौका दिए एक गीत सुनाने के लिए। जो आज इस देश की दुर्दशा है, हो रही है, उससे से संबंधित हमारे एक राष्ट्र कवि माननीय रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई कविता है, और मैं चाहूंगा, वो बड़ा ही प्रासंगिक है आज के समय में, और उस दर्द भरी दास्ता को जिस तरह से उन्होंने रखा है, मैं चाहूंगा कि उनकी कविता को मैं आज अपने स्वरों में प्रस्तुत करूं, और एक मैसेज जरूर जाएगा हमारे दर्शकों के बीच में कि आज की दिशा और दशा क्या है देश की। और इसी से संबंधित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़े ही मधुर गीत, बड़ा ही दर्दनाक गीत कह लीजिए, इस तरह से आप लिखे हुए हैं, और इस गीत को मैं अपने स्वरों में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। यदि कोई त्रुटियां होंगी तो क्षमा करें। धुंधली हुई दिशाएं, धुंधली हुई दिशाएं, छाने लगा कुहासा, धुंधली हुई दिशाएं, छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से, कुचली हुई शिखा से, आने लगा धुआं सा, धुंधली हुई दिशाएं, छाने लगा धुआं सा। कोई मुझे बता दे, क्या आज हो रहा है, कोई मुझे बता दे, क्या आज हो रहा है,
को छिपाती मेरे में, क्यों तेज रो रहा है। दाता पुकार मेरी, संदीप्त को जिला दे। बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ। चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। बेचैन है हवाएं, बेचैन है हवाएं, सब और बेकली है। कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता, किस्ती किधर चली है। मझधार है, मझधार है, भंवर है, या पास है किनारा। यह नास आ रहा है, यह नास आ रहा है, या सौभाग्य का सितारा। आकाश पर अनल से लिख दे अदृष्ट मेरा। भगवान इस तरी को भरमान दे अंधेरा, भरमान दे अंधेरा। तम बोधनी किरण का संधान मांगता हूँ। ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ। धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा। कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं सा। जय भीम, जय मूलवासी साथियों। इस गीत के अंतिम कड़ी के साथ मैं यह समाप्त किया और मैं अनुरोध करता हूं कि आज की आगे की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। हाँ, धन्यवाद वर्मा जी। बहुत ही समसामयिक जो गीत सुनाया वर्मा जी ने, धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा। तो आज सबके लिए यही हालात हैं देश में, और कब ये कविता लिखी गई थी, मगर आज के समसामयिक बहुत ही हालात को बयान करने वाली है। अभी हमारे पैनलिस्ट में मैडम कलावती शंकर जी, जो वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई की हैं, वो जुड़ चुकी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। और हमारे एक और नए पैनलिस्ट माननीय धर्मवीर सिंह जी, जो कि वाम सेफ के संगठन सचिव हैं वेस्ट यूपी के, हम आपका भी स्वागत करते हैं। जैसा कि है हमारा विषय है कि विश्वव्यापी आपदा के समय उत्तर प्रदेश के असंगठित मजदूरों के
निहायत खराब हालात के लिए सरकार जिम्मेदार। ये जो हालात हैं अब इस समय पूरे में है, तो क्या वो हालात ऐसे हो गए बाकी लोगों की अपेक्षा असंगठित क्षेत्रों में हालात ज्यादा खराब हैं? तो इस विषय पर मैं जो हूं निवेदन करूंगा सबसे पहले माननीय अशोक मौर्य जी से कि मौर्य जी जो है इस विषय पर बताएं कि क्या स्थिति है, कुछ अपना प्रस्तुत करें कि क्या सरकार जिम्मेदार है। जी सर, जी सर, सभी को मौर्य जय भीम जय मूल निवासी। आवाज जा रही मेरी? मेरी आवाज आपको? हाँ बिल्कुल सबको आ रही है सर, बोलिए। जी हाँ, आ रही है। ठीक सर। जय भीम जय मूल निवासी सभी को। जैसा कि आपने बताया कि असंगठित क्षेत्र के जो हमारे मजदूर हैं, मूल निवासी भाई, इनकी दुर्दशा के जिम्मेदार निश्चित ही सरकार ही है। और सबसे पहले तो केंद्र सरकार जिन्होंने लॉकडाउन ये घोषित किया था, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि गलत समय पर गलत निर्णय लेकर के सबको मुसीबत में डाल दिया। आप समझ सकते हैं कि तमाम देशों में लॉकडाउन के लिए समय दिया गया लोगों को तैयारी करने के लिए, लेकिन भारत में एक ऐसा राज आ गया है, मनुवादी राज, जो किसी को भी समय नहीं देता और रात में उपस्थित होकर के कहता है कि बस इतने बजे से लॉकडाउन शुरू। आदमी कोई तैयारी नहीं किया और उसके बाद फिर लॉकडाउन करके सबको परेशानी में डाल दिया। सबने सोचा कुछ दिन की बात है, चलिए कुछ दिन बाद फिर सही हो जाएगा समय और फिर हम लोग अपने अपने सही व्यवस्था में आ जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन तुरंत बढ़ाते चले जा रहे हैं और जो हमारे रोज कमाने खाने वाले मजदूर भाई हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया। बाहर के लोगों को लाने के लिए तो हवाई जहाज और दूसरे तमाम साधन किए गए और यहाँ तक कि मुफ्त में भी किया गया, लेकिन असंगठित क्षेत्र के जो हमारे मजदूर भाई थे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया। और बाद में जब थोड़ी बहुत व्यवस्था की भी गई तो उसके लिए किराया वसूल किया जाने लगा। अब जिनके पास रहने को और खाने को नहीं है, वो किराया देकर कैसे आएंगे? या तो पहले से बताते, तैयारी करने का समय देते, उनको घर वापस जाने का समय देते, तो उनके पास समय होता, वो तैयारी करते अपना और निकल जाते घर। लेकिन जब आपने समय नहीं दिया, 1 महीने 15-20 दिन 21 दिन आपने उनको छोड़ दिया उनके हालात पे, कहीं से न उनको मजदूरी मिलनी है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो जो कुछ पैसा उन्होंने रखा सब खा के पी के खत्म कर दिया और रहने का कोई ठिकाना नहीं, तो वो सब अपने घरों को निकल पड़े। अब कोई साधन आपने नहीं दिया तो सब सरकारों, तो लोगों ने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। भूख एक ऐसी होती है कि आदमी घंटे नहीं बर्दाश्त कर पाता। हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर भाई पानी पी पी करके रास्ते भर इन्होंने रास्ता नाप करके धीरे धीरे करके अपने घरों पर पहुंचते रहे, लेकिन इनके साथ अत्याचार लगातार होता रहा। रास्ते में पुलिस वालों की पिटाई, रास्ते में दूसरे लोगों के घृणा के पात्र भी हुए। कई लोगों ने तो उनको, जब बरसात हुई, कोई और परेशानी हुई, तो किसी घर के बारजे के छज्जे के पास अगर ये पहुंचे तो वहां से भी डांट के इनको भगाया गया कि तुम क्या कोरोना फैलाओगे। यानी इतने घृणा के पात्र बन गए बेचारे कि किसी के छज्जे के नीचे भी नहीं खड़े हो सकते। और मैं समझता हूं कि ऐसा कहने वाले, छज्जे के नीचे न खड़े होने देने वाले बरसात और आंधी में निश्चित ही ये शैतान प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको इंसानियत से कुछ भी लेना देना नहीं है। और सरकारों ने भी उसी तरीके से बदमाशी किया। अभी पैदल ही लोग चले आ रहे थे, भूखे प्यासे खाए पिए लोगों से मांगते जाते खाते पीते चले आ रहे थे। लेकिन जो औरैया में ट्रक दुर्घटना हुई, भीषण ट्रक दुर्घटना हुई, तो उसमें
जब मुआवजा देने की बारी आई तो माननीय अखिलेश ने 1-1 लाख रुपए सभी मृतकों को देने का ऐलान किया, लेकिन यूपी सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया था। बाद में शर्म के मारे इन्होंने 2-2 लाख रुपए इन्होंने भी ऐलान किया देने का। अब आप समझ सकते हैं कि दूसरे जगहों पर जब वहां पे रेल दुर्घटना हुई थी तो जो उनके यहाँ के मजदूर नहीं थे, महाराष्ट्र सरकार ने 5-5 लाख रुपए दिया। और यूपी में जिनके अपने मजदूर थे, जिनके अपने निवासी थे, अपने राज्य के निवासी थे, वहां के लोगों को 2-2 लाख रुपए वो भी किसी की मजबूरी की वजह से दिया, नहीं तो उससे भी बच जाते। अब आप समझते हैं कि यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कितनी गलत काम कर रही है यहाँ के मूल निवासियों के लिए। तो निश्चित ही यहाँ की जो असंगठित क्षेत्र के हमारे मूल निवासी मजदूर भाई हैं, इनकी दुर्दशा का जिम्मेदार सरकार ही है। अब लोगों को दुर्घटनाएं न हो, उनको देना न पड़े, मुआवजे न देना पड़े, इसके लिए उन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया कि अब सारे प्रशासन को आगाह कर दिया कि कोई भी पैदल या दूसरे साधनों से, अनुचित साधनों से, ट्रकों से या अपने दोपहिया वाहन से भी कोई रास्ते में नहीं आ जाना चाहिए। अब चारों तरफ बॉर्डर पर सबको रोक लगा दिया गया। धन्यवाद मौर्य जी। अब मैं जो हूँ, जी सर। हाँ सर जी, मैं जो हूँ माननीय धर्मवीर जी से, जो कि वेस्ट यूपी बामसेप से हैं, माननीय धर्मवीर जी, मैं उनसे जानना चाहूंगा, क्या उत्तर प्रदेश में मजदूरों के निहायत खराब हालत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है? इस विषय पर अपनी बात कहें माननीय धर्मवीर जी। जी मान्यवर रविंद्र भारती जी और इस पैनल में उपस्थित सभी मूल निवासी वरिष्ठ बंधुओं को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज का जो ये विषय है बहुत ही तात्कालिक और समसामयिक है। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट में यदि मैं अपने विचार इस पर देना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि इस दुर्दशा की जो हमारे असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर प्रवासी भाई बंधु हैं, उनकी इस दुर्दशा हो रही है, उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारी जो प्रदेश और देश की सरकार है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसा कि हमारे मौर्य जी भी बता रहे थे और ये सबको विदित भी है कि दुनिया के लगभग सभी देशों में यदि लॉकडाउन किया भी गया है तो लोगों को उसकी तैयारी करने का समय दिया गया है। धर्मवीर जी कृपया मुंह जो है बल्ब की तरफ कर लें। धर्मवीर जी, धर्मवीर जी, हाँ, आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। मैं भी देख रहा था कि हाँ सर, कंटिन्यू रहे। हाँ ठीक है। 50% की जो देशव्यापी समस्या है, प्रवासी मजदूर मुंबई से चलकर ठीक है, मैं पश्चिम बंगाल तक पैदल रास्ते में मर रहे हैं। इन सब की जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार का मिसमैनेजमेंट होना। यदि लॉकडाउन बिना बताए, बिना चेतावनी के कर दिया गया तो कम से कम सरकार को अपने स्तर पर लोगों को सुरक्षित उनके स्थानों पर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, वो भी सरकार ने नहीं किया। इसके अलावा लोग अपने घरों में जहां थे वहां रुक, बार बार सरकारों के द्वारा, मुख्यमंत्री और क्या नाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया कि जो जहां है वो वहीं पर रुका रहे, सब कुछ वहीं पर मिलेगा, लेकिन उनके कहने के बावजूद कुछ हुआ नहीं। इवन जिन कंपनियों में लोग काम कर रहे थे
सरकार के द्वारा कहा गया कि उनको उनका वेतन बराबर मिलता रहे। अब ये हो सकता है कि कह दिया और आदेश नहीं हुए, ये पॉसिबल है, इसका मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे जो है कंपनियां हैं जिन्होंने अपने लोगों को, अपने कार्मिकों को वेतन दिया, वो भी बहुत कम मात्रा में। मैं कल अपने एक साथी से बात कर रहा था कि भाई आप लोगों को लॉकडाउन के समय का वेतन मिला है क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो मिला है, लेकिन हमारे साथ में दूसरे कंपनी के लोग रह रहे हैं, उनको नहीं मिला, और हमें भी अगर मिला है तो वो 25% काट कर मिला है। कहने का मतलब है कि सरकार ने गाइडलाइन तो जारी कर दी, लेकिन उनका पूरी तरह से जो है ना मॉनिटरिंग सही नहीं है, और बाद में उन लोगों को क्या पनिशमेंट दिया जाएगा ये हम कह सकते हैं। नहीं सर, वो आदेश नहीं, केवल सलाह दी थी सरकार। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हो सकता है बातों में, मीडिया में लोगों को ये गुमराह करने का काम होता है। तो और दूसरी बात देखिए, ये जो आज की स्थिति, मैं समझता हूँ कि अब देश ही समझता है, जो लोग कि अभी बहुत पुराने है, जिन्होंने आजादी के टाइम देखा है, जो पार्टीशन का टाइम है, हमने देखा नहीं, लेकिन हमने इतिहास में पढ़ा है। मेरे अब देखने पर इस बात का गवाह बन रहा है कि सरकार का मिसमैनेजमेंट, सरकार की लापरवाही हमारे जो देश के प्रवासी मजदूर हैं उनको भारी पड़ रही है। जिस प्रकार से धन्यवाद। हाँ जी धर्मवीर जी, धन्यवाद। अब जो है, मैं जो हूँ माननीय कलावती शंकर जी, मैडम माननीय कलावती शंकर जी जो महासचिव हैं, वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश, से चाहूंगा कि वो इस विषय पर अपनी बात रखें कि मजदूरों के खराब हालात के लिए क्या सरकार जिम्मेदार है। माननीय मैडम, आपका माइक ऑफ है मैडम। मैडम कलावती शंकर जी, हाँ, आपका हाँ, माइक ऑफ है। हाँ, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, बोलिए। हाँ, धन्यवाद भारती जी, और सभी साथियों को जय भीम जय मूल निवासी, और देख रहे दर्शकों को भी जय भीम जय मूल निवासी। मेरा आज का जो विषय चर्चा के लिए जो रखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो विश्वव्यापी आपदा के समय उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की जो निहायत खराब हालत के लिए ये सचमुच ही राज्य सरकार जिम्मेदार है, और राज्य ही सरकार क्या, केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। जब इन लोगों को ये विश्वव्यापी महामारी से बचने का उपाय करना था, तब तो ये लोग ट्रंप के स्वागत में लगे हुए थे, और उस समय इन लोगों को पर्याप्त सुविधा, जो मास्क है, सैनिटाइजर है, वेंटिलेटर है और पीपीई किट है, इसकी व्यवस्था करनी थी, तब तो इन्होंने किया नहीं। और अचानक लॉकडाउन करने की वजह से जो मजदूरों की जो हालत हुई है, वह बहुत ही खराब हालत हुई है, क्योंकि लॉकडाउन करने से पहले इन लोगों को पहले में ही प्रचार प्रसार इसका करना चाहिए था कि लॉकडाउन एक हफ्ते, कम से कम एक हफ्ते का समय देना चाहिए था, ताकि सभी लोग सतर्क हो जाते। मजदूर भी परेशान है, इसमें कहीं भी कोई अपने रिश्तेदारी गया, कोई बच्चा कोचिंग कर रहा है, सभी लोगों के लिए दिक्कत आई है। तो यह मैं मानती हूँ कि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसकी पूरी, मतलब कि इस हालात के लिए पूरे जिम्मेदार है। और आज की जो मजदूरों की जो दुर्दशा हो रही है, वह अचानक लॉकडाउन के ही वजह से हो रही है। आजकल 1 महीने तक, 1.5 महीने तक जो मजदूर हैं, जो बैठ करके अपना खाए, उसके बाद जब वो घर जाने के लिए भूखमरी का शिकार होने लगे, तो वह घर जाने के लिए विवश होने लगे, और वह किसी तरीके से पैदल ही
यात्रा किए, तो कुछ तो भूखमरी के कारण एक्सपायर हुए और कुछ जो है सड़कों पर दब और कुचल करके मर गए। तो ज्यादा जितना तो कोरोना वायरस की वजह से देश की हालत खराब नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा लोग हमारे जो SC ST गरीब मजदूर भाई जो है वो भूखमरी के कारण और इसके कारण सड़कों पर जो है दब कुचल करके मर गए। तो सबसे ज्यादा तो मैं यही कहूंगी कि और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है ये सिर्फ भाषण देते हैं और व्यवस्था कुछ नहीं करते हैं। यह जो है अपने भाषण में बोले कि 5 अप्रैल को कि 9 तारीख को 9 बजे जो है सभी लोग अपने बालकनी में खड़े होकर के मोबाइल की फ्लैश लाइट और दिए और मोमबत्ती जलाएंगे। मैं यह प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आजकल 40 करोड़ जो आबादी है गरीबी रेखा के नीचे है, उनके पास बालकनी और अपार्टमेंट नहीं है, वह कहाँ से बालकनी में खड़े होकर के मोमबत्ती और दिए और मोमबत्ती जलाएगी। और ये जो 80 करोड़ जो मजदूर हैं उनको तो भूखमरी के शिकार हैं, तो उस समय उनको दिए और मोमबत्ती जलाना नहीं दिखेगा और ताली और थाली बजाना नहीं दिखेगा। तो वह ये स्पष्ट है कि वो जो काम कर रहे हैं वो 10% के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आज ये साबित हो जाता है, बाबा साहब ये कहे थे कि ये जो मजदूरों को, ये बाबा साहब का मानना था कि भारत के मजदूरों के 2 बड़े दुश्मन हैं, एक ब्राह्मणवाद, दूसरा पूंजीवाद। आज जो मजदूर की ये हालत हुई है वह कहीं न कहीं मजदूर ब्राह्मणवाद या पूंजीवाद का शिकार हुआ है। हमारा SC ST OBC और माइनॉरिटी लोगों की भलाई इसी में संभव है जब तक वह ब्राह्मणवाद को और पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ करके नहीं फेंक लेते हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये योगी सरकार के फरमान से आदेश हुआ, जो बरेली के मजदूर थे उनके ऊपर वो जो सड़कों पे और जो दीवारों पे छिड़का जाता है घातक केमिकल, उस केमिकल का जो है गरीब मजदूरों के ऊपर छिड़काव किया गया। यही केमिकल जो 1.5 लाख अमीर लोगों के बच्चे को जो हवाई जहाज से लेकर के आ रहे थे और मुफ्त में लेकर के आ रहे थे, यही छिड़काव उनके ऊपर क्यों नहीं किया गया। यह सरकार जो है कहीं न कहीं हमारे साथ भेदभाव कर रही है। जैसे लगता है कि हम उनके मतलब कि हम उन्हें वोट नहीं देते हैं और क्या हमारे साथ ऐसा दुर्दशा करती रहती है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही ये जो खराब हालत मजदूरों की हुई है, दोनों ही जिम्मेदार है। आप ये देखेंगे कि जो भुसावल ट्रेन पकड़ने जा रहे थे 17 मजदूर, वह ट्रेन से कट करके मर गए। और अभी औरैया में जो है करीब 25 मजदूर जो है घायल हुए, 25 मजदूर तुरंत एक्सपायर हुए और 35 मजदूर जो है एक्सपायर हो गए। और उनको मुआवजा के नाम पर अखिलेश ने तो 1-1 लाख रुपया दिए, वादा किए, लेकिन योगी सरकार बहुत देर के बाद जो 2-2 लाख का किया गया। तो ये इन लोगों को जब लॉकडाउन अचानक करना था तो अचानक नहीं करना था, इन लोगों को पहले प्लान करना चाहिए था कि या तो कोई ट्रेन या जैसे हवाई जहाज से अमीर लोगों के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था हुई, उसी तरीके से गरीब लोगों के लिए कोई स्पेशल ट्रेन या बस की व्यवस्था करनी चाहिए थी, तो वो लोग भी अपने घर चले जाते। या ये व्यवस्था अगर नहीं कर पाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अपने देश में जो लेबर मजदूर हैं उनके लिए खाने का प्रबंध करना चाहिए था। क्योंकि सरकार जो है ये उद्योगपतियों का 85 पैसा 68 करोड़ जो हजार रुपया जो है माफ कर देती है, और हमारे गरीबों के लिए मजदूरों के लिए क्या खाने का प्रबंध 3 या 4 महीने के लिए नहीं कर सकती है, क्योंकि उनकी अचानक लॉकडाउन की वजह से उनकी ये स्थिति खराब हुई है। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि जो भी खराब स्थिति हुई है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लापरवाही से हुई है, और ये पूरे के पूरे ये जिम्मेदार हैं इसके लिए। धन्यवाद मैडम।
मैडम ने तो लगभग सीधा सीधा आरोप ही लगाया है कि जी मजदूरों के हालात के लिए सीधे सीधे केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेदार है। कार्यक्रम जी को जी आगे बढ़ाते हुए हमारे जो अगले पैनलिस्ट हैं, माननीय अरुण कुमार वर्मा जी, मैं जी उनसे सर। भी चाहूंगा कि वर्मा जी जो है इसी विषय पर कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों के जो निहायत खराब हालात हैं, क्या उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, इस विषय पर अपने थोड़ा सा विचार देंगे। अरुण कुमार धन्यवाद वर्मा सर। जी। धन्यवाद सर समय देने के लिए। जय भीम जय मूल निवासी सभी दर्शकों को, अपने पैनलिस्ट साथियों को एक बार फिर से। और जहां तक राज्य सरकार की जिम्मेदारी की बात है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी निश्चित रूप से अपने राज्य स्तर पे राज्य के नागरिकों के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो है, जो कड़ी जुड़ी हुई है, जहाँ पे इन समस्याओं की जड़ें हैं, उसको भी हमें देखना पड़ेगा, उनकी भी चर्चा हमें करनी चाहिए। तो पहले तो हम ये कहेंगे कि जब वर्ल्ड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी 31 जनवरी को ही ये घोषणा कर दी थी कि ये महामारी है और इसको सभी वर्ल्ड के सभी देशों को चेताया कि आप इससे जो है अपनी उपाय और बचाव और जो भी प्रिकॉशन लेना है उसे करना चाहिए, अब उचित कदम उठाने चाहिए। तो उस समय तक इसको एकदम से हल्के में लिया गया और आगे चल करके 12 फरवरी को राहुल गांधी ने भी इस बात को चेताया कि मोदी जी, ये बहुत बड़ी महामारी दिख रही है और इसके लिए हमें पहले से सजग होना चाहिए। तो वहां पे भी मजाक उड़ाया गया। हमारे देश का कोई भी साथी हो, कोई भी नागरिक हो, आम आदमी हो, चाहे वो नेता हो, कोई भी पप्पू नहीं होता है, कोई भी अनभिज्ञ नहीं होता है। एक छोटा बच्चा भी हमें किसी भी स्थिति परिस्थिति से अवगत करा सकता है। और एक बुद्धिमान और एक अच्छे लीडर्स या अच्छे विद्वान की कड़ी में देखा जाए तो ये पूरी तरीके से एक एक पॉइंट पे नजर रखते हैं और सबकी अहमियत को अहमियत देते हैं, सबकी अहमियत को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ भी, जबकि हमारे यहाँ 31 दिसंबर 1 जनवरी के आसपास ही हमारी पहली जो है केस केरला में आ चुका था। और उसके बाद भी बहुत सारे कार्यों को संसद से लेकर के और मध्य प्रदेश की तोड़ गठजोड़ और फिर सरकार बनाना, और सरकार बनाने के साथ साथ नमस्ते ट्रंप, वो अपने ईगो और अपने दिखावे और अपने प्रचार के लिए जो सारे कार्य किए गए, ये सब भी बहुत बड़ी पैमाने पर जिम्मेदार हैं। इसे भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। और ये एक निहायत गैर जिम्मेदाराना कह लीजिए कि निर्णय था कि हमें इस आपदा के लिए पहले हमें सोचना चाहिए था। बाकी कार्य होते रहते। आज परिणाम ये है कि गुजरात की जो हालात है, हमारा ख्याल है कि ट्रंप के कार्यक्रम में जहां जहां भी दौरे हुए, चाहे आगरा में हुए, गोधरा जो भी स्टेडियम में जो आसपास के इलाके हुए, वहां पे काफी बड़े पैमाने पर जो है बीमारियों का वो दायरा दिख रहा है। तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी से निश्चित रूप से संज्ञान में नहीं लिया, सही समय पे स्टेप नहीं लिया। उसके बाद इन सब के बाद भी जब ये सरकार जगी भी, तो पहले जब 22 मार्च को, मेरा ख्याल है 22 मार्च को पहले इन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान करते हैं। तो जनता कर्फ्यू के ऐलान के बाद जो है, इन्होंने जरा भी मौका नहीं दिए यहाँ के नागरिकों को कि आप अपनी व्यवस्था करें। लॉकडाउन का मतलब होता है जब हम सारी चीजों को ठप कर देते हैं तो हमारी जीवन या हम सरवाइव कैसे कर पाएंगे, या हमारी जीवन प्रक्रिया कैसे चलेगी।
तो जीवन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो चीजें, रहने खाने, ये सब की जो चीजें हमें जरूरत की चीजें हैं, इसकी व्यवस्था हमारी पब्लिक, हमारे नागरिक करने के बाद यदि कुछ भी करते तो वो उसको बर्दाश्त कर लेता और उसको वो समझदारी से उसका पालन कर लेता। लेकिन देखा गया कि इन्होंने तुरंत 8 बजे आकर के मात्र 4 घंटे का 12 बजे रात तक का समय दे रहे हैं और उसके बाद लॉकडाउन कर दे रहे हैं। हमारे ये भी इन्होंने नहीं सोचा कि इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है, जो असंगठित क्षेत्र के हमारे जो मजदूर भाई हैं, वो मजदूर भाई जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके घरों में राशन है कि नहीं है, उनको रहने का जगह है कि नहीं है, ये कहाँ पे कैसे रह पाएंगे। यदि हम लॉकडाउन, जब 500 की केसेस आते हैं तो लॉकडाउन हो जाता है और उस समय पूरी तरीके से पूरी पब्लिक सहम जाती है और सहमने के बाद जो है कि लगता है कि नहीं, पूरी महामारी एकदम से चंद दिन में पूरे देश को तबाह कर देगी। उस समय बड़ी ही स्ट्रिक्टता के साथ जो है ये हो जाता है लॉकडाउन। हमारे मजदूर फंस जाते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं इन्होंने किया कि भाई अभी 15 दिन का लॉकडाउन, कोई सलूशन तो थी नहीं। क्या हमारी आपदा आयोग इस देश की, क्या उनसे सलाह नहीं हुई, या हमारे जो बड़े बड़े विद्वान IAS हैं उनसे सलाह नहीं ली गई। हमें लगता है इसका ही परिणाम है कि आनन फानन में ये अपनी इमेच्योर बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए जो दिया गया ये निर्णय कि आप, यदि लॉकडाउन को हमें लंबे समय तक ये समझ जाना चाहिए कि यदि 500 आज हैं, कल बढ़ेंगे ही, तो यदि लॉकडाउन हमको करना है तो पहले हमें अपने असंगठित मजदूरों को, या जो भी इधर उधर कहीं भी किसी भी इस परिस्थिति में हमारा जो नागरिक फंसा हुआ है, पहले उनको घर पहुंचाने का इंतजाम करना चाहिए। इसके बाद ही कोई कदम लेना चाहिए। कम से कम 1 सप्ताह का समय दे करके फुल ट्रेनें चला करके, बसें चला करके यदि हमारे नागरिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया गया होता तो मेरा ख्याल है कि आज ये दुर्दिन, ये दशा नहीं होती। आज लाख की जब संख्या पहुंच गई तब ये रेल चला रहे हैं, बसें चला रहे हैं, लोगों को अपने गंतव्य, अपने गृह जनपद, अपने गृह पे भेज रहे हैं घरों के लिए, जबकि उसमें से अब काफी लोग इन्फेक्टेड होने की भी संभावना है उनमें। तो ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति हुई और ये परिस्थितियां यहाँ तक उमड़ पड़ी कि हमारे जो मजदूर भाई हैं उनको खाने के लाले पड़ गए और इनको, जो मकान मालिक झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उनको भी निकाल दिया गया। और निकालने के बाद ये परिस्थितियां आई कि लोगों को पैदल मजबूर होकर के चलना पड़ा। वो साहस को देखिए इस देश की, हमारे मूल निवासी, हमारे मजदूर भाई की हम दाज देते हैं कि उनकी वो साहस और का, जिन्होंने इस देश को, वाकई में ये देश चल रहा है तो उनके भुजाओं के बल पे चल रहा है, उनके पैरों के बल पे चल रहा है, जिनको नजरअंदाज करते हुए ये सरकारें जो है उन्हें मरने जीने के लिए छोड़ दिए। और एक बहुत बड़ी जो उनका अपमान मुझे लगता है, जो इनकी मजबूरी को इन्होंने जो ये प्रदर्शित किया कि ये जो है एक तपस्या की बात उन्हें की कि हमारे मजदूर भाई या हमारे नागरिक संगठित मजदूर ये तपस्या कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बचकाना हरकत और ये बयान था और इसके लिए हम बहुत ही दुखी है सर। थैंक यू सर। आगे जो है तो वर्मा जी ने एक प्रकार से ये माना कि सरकार अनप्लान्ड रूप से काम करने के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न है। हमारे पैनलिस्ट जो है माननीय बालक राम अंबेडकर जी, बीच में कनेक्टिविटी समाप्त हो गई थी, तो आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं माननीय बालक राम अंबेडकर जी? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं सर। तो सर ये जो आज के हालात हैं मजदूरों के, निहायत खराब हालात हैं, उस विषय में आपसे निवेदन है कि आप जो है अपनी बात रखें। सभी पैनल में आए उपस्थित हमारे भाई जरा सभी लोग समय का ध्यान रखें। सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। कि ये जो लॉकडाउन हुआ हमारे देश में और जो कोरोना का जो भय दिखाया गया है वो इतना भयंकर नहीं है। अगर देखा जाए तो एक वायरस है, ये बहुत ही सूक्ष्म वायरस है और जो हमारे
प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जब इसका अनाउंस किया कि इन्होंने अपने भाषण में कहा कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में हमने जीत लिया था और कोरोना को हम 21 दिन में जीत लेंगे, ये अपनी छोटी छोटी बातों को कैसे लोगों में भ्रम में पैदा कर देते हैं। तो ये चीज जो थी इसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर हम विश्व के अन्य देशों पर नजर डालें, जैसे स्वीडन ने वहां पर कोई लॉकडाउन नहीं किया और उसने बहुत ही लिमिटेड मात्रा में उनकी व्यवस्था करी। यहाँ पर क्या है कि ये हमारा देश ये धार्मिक उन्मादों से भरा पड़ा है और जो भी हमारे जिसमें राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार ये टोटली जिम्मेदार हैं, इनको प्लानिंग की कोई वही सोच ही नहीं है, कोई संवेदना ही नहीं है, संवेदनशील ही नहीं है कि और ये आज नहीं, ये मजदूर जो स्थिति दिखाई दे रही है ये स्थिति बहुत भयावह है और आगे आने वाले समय में और ज्यादा भयावह हो सकती है। ये सरकार जो कर रही है ये बहुत ही घटिया किस्म की जो सोच है, हम ये कहेंगे, हमें ये शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हालात की टोटल अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारी विशेषकर उत्तर प्रदेश की, जिन्होंने लेबर कानून को जो कितने सालों से 1950 से चल रहे थे हमारे लेबर लॉ, वो उनको खत्म करके उनके अधिकारों और इनका हनन कर रही है। तो ये जो बेचारे जो मजदूर जो घर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं और जिससे अगर शहरों का विकास हुआ यदि है तो इन्हीं मजदूरों की वजह से। यदि मजदूर अपने घरों में रह जाएं या वो ना यहाँ एक दूसरे के शहरों में अपना वो आगमन करें, तो वो हमारी ख्याल से जो मेरा जो विचार है कि वो शहर तरक्की नहीं कर सकते, उनका विकास नहीं हो सकता, क्योंकि मजदूर ही एक ऐसी कड़ी है देश में, वही किसी भी चीजों को, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे उत्पादन हो, चाहे जीडीपी हो, चाहे कोई भी विकास है, राष्ट्रीय आय हो, तो उसमें उसका ही योगदान होता है, सबसे अधिक होता है। हालांकि उसे उपेक्षित रखा जाता है, उसका रिटर्न्स, उसके जो सुविधाएं, उसके स्वास्थ्य की वो सरकारें उतना ध्यान नहीं देती हैं। हालांकि सैद्धांतिक रूप से हमारे संविधान में सब चीजें वर्णित की गई हैं, लेकिन ये उतनी वो नहीं दी जा रही हैं। तो कोरोना वायरस का जो डर पैदा किया गया है गोदी मीडिया के माध्यम से, ये उतना खतरनाक नहीं है और इसका एक टेन्योर है, ये करीब 3 या 4 साल तक रहेगा। इससे और भी पहले वायरस हमारे देश में आए, पूरे विश्व में आए, उनका भी प्रकोप रहा और इसका अभी तक कोई हमने वैक्सीन या अभी तक निजात नहीं पा पाए हैं और कोई गारंटी नहीं है कि लॉकडाउन से ये कम हुआ है, लॉकडाउन से बल्कि बढ़ा है। क्योंकि जो 30 जनवरी को जो हमें पता चल गया था कि एक व्यक्ति केरल में आया है, वो इससे संक्रमित है, तो हमें उसकी जानकारी लोगों में अवेयरनेस करना चाहिए। ये अवेयरनेस उसमें नहीं करेंगे, ये धर्म के नाम पे अवेयरनेस करेंगे, राम मंदिर क्यों नहीं बन रहा है, हमारा ये गंगा पवित्र क्यों नहीं हो रही है। तो ये अवेयरनेस सबसे बड़ा जो मामला था कि हम इससे प्रिकॉशंस लें। एक हमारे जो नॉर्मल उसमें जो एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम उस जैसे हम कोई हानि हमें होने वाली है तो हमें पहले उपचार से पहले हम उसका बचाव पहले करें कि भाई हम इस रास्ते से जाएंगे ही नहीं तो हम वहां पर ऐसे फंसेंगे नहीं हम किसी मामले। तो इसी तरीके का रोग जो वायरस जो आया है, इसमें 80%, मैं कह रहा हूं आपको, बड़े चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इसमें 80% लोगों को कोरोना होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 75 to 88% अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन हमारे देश में इसका इतना भय किया गया है, भय पैदा किया गया है इस मीडिया के माध्यम से कि ये हवा बन गया है। इससे बेहतर करीब 83% लोग जो हैं वो अन्य बीमारियों से मरते हैं। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा जो ठीकरा जो फोड़ा गया है कि मजदूरों के ऊपर, इन्होंने अमीरों की, पूंजीपतियों की के लिए सारे साधन उपलब्ध कराए, लेकिन इनके लिए जो व्यवस्था बनाई गई, इन्होंने कोई शेल्टर नहीं दिया, उनको भोजन खाने के लिए फैक्ट्री बंद हो गई। धन्यवाद फैक्ट्री बंद हो। हाँ जी। हाँ, तो माननीय बालक राम जी ने अपनी बात रखते हुए
ये कहा है कि वास्तव में ये डर पैदा किया गया और समस्या को हैंडल करने में सरकारों ने संवेदनहीनता का परिचय दिया है। तो जो स्थिति है पूरी दुनिया में ये बीमारी देखी जा रही है, लेकिन ऐसा नाटक कहीं नहीं देखा गया कि लोग पैदल घरों को जा रहे हैं और ऐसे निकलते जा रहे हैं, पैदल घरों को लोग जा रहे हैं, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। समस्या है, मर रहे हैं लोग, बीमारी है, वेंटिलेटर नहीं है, ये बात तो है, लेकिन लोग घरों को 1000 किलोमीटर पैदल चले हों ऐसी विपत्ति में, तो ये भारत में ही है। और मुझे लगता है कि ये जो है बात सही है कि इस मुद्दे को डील करने में संवेदनहीनता रही है। फिर भी मैं अब जो हूं बारी बारी से अपने पैनलिस्ट से थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए ये चाहूंगा कि वो विचार दें कि अब इन हालात में सरकार को करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा माननीय अरुण कुमार वर्मा जी को। माननीय अरुण कुमार वर्मा जी, आप ये बताएं कि सरकार को मजदूरों के ये जो खराब हालात हैं इस संबंध में तुरंत क्या कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय वर्मा जी। धन्यवाद सर। जैसा कि मेरा मानना है कि पहली बात तो सरकारें भ्रम फैलाना छोड़े और सही तरीके से मरीचिका न फैलाएं, बल्कि जो है हमारे नागरिक को ये अवेयर करें कि वास्तव में यदि ये महामारी है तो टेलीविजन पे इनके प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा चर्चा की जानी चाहिए, न कि ताली बजा करके जो है उनको गुमराह किया जाना चाहिए। वो थोड़ी सी बात कुछ कहते हैं, सड़क पे निकल करके लोग ताली बजाना, जिस तरह इस कदर से हुआ जो है, जिस कदर मतलब कहा जाए कि अनभिज्ञता, कह लीजिए कि वो जैसे संवेदनहीन या अविवेकपूर्ण व्यवहार हुआ, वो देख जो है कहीं न कहीं हमारे देश का जो है विश्व में तब्दीली हुआ। मेरा ये कहना है कि विश्व भर में लोगों की, यहाँ के नागरिकों की दुख दर्द समझ में आती है। WHO वहां से मानवाधिकार कह रहा है, सारी चीजें कह रही हैं, सरकारों पे बार बार उनको सजेस्ट कर रही हैं कुछ करने को, इसके बजाय ये कहीं न कहीं भ्रम फैलाए जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इस समय मजदूरों के लिए हमारे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनका रोजगार छिन गया है, रोजगार नहीं मिल पाया है। तो इन्होंने जो 20,000 करोड़ रुपए का जो आपदा राहत की घोषणा किए हैं, उसमें भी वो सही जो डाटा है उसको कितने हमारे मजदूरों के हक में आ पाते हैं, पहले तो डायरेक्ट अकाउंट में उनके देना चाहिए, जिससे कि उनका जीवन सरवाइव कर सके। और इसके साथ साथ उनका जो है बेरोजगारी भत्ता के रूप में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है मजदूरी का, उसको देने का प्रयास करें, जिससे कि ये हमारे मजदूर जो पूरे देश को स्टैंड करते हैं अपने पंजे जंघे के बल पे, अपने भुजाओं के बल पे, वो उनकी भुजाएं कमजोर न होने पाए, वो उनकी हौसले पस्त न होने पाए, वो फिर से इस देश को मजबूत कर सके। और मजबूत करते हैं तो सभी लोग चैन से रह पाते हैं, उनके ही बल पे जो है सारे प्रोडक्शन होते हैं, सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं और सारी GDP उन पे डिपेंड करते हैं। मेरा एक बात और कहना है सर इसमें कि इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 8% की GDP, 8% की ऊपर की GDP जब इन्होंने दिए, तो मेरा ये कहना है कि कोई भी सरकार यदि जिस व्यवस्था में यदि कहता है कि मैं बहुत योग्य हूं, तो कम से कम उस योग्यता को बरकरार तो रख सकता है, उससे नीचे तो नहीं गिरा सकता है। लेकिन कोरोना वायरस के महामारी के पहले भी हमारी जो GDP बेरम बेर नीचे आती जा रही थी। तो ये कहना कि नहीं अभी भी जो है विकास हो रहा है, ये भ्रम न फैलाया जाए अपने पब्लिक के बीच में। अपनी मीडिया भी जो हमारी तमाम तमाम तरह से धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों के बीच में जो नफरत फैला रही हैं, उसको फैलाना बंद करे। निश्चित रूप से फिर से हमारा देश खड़ा होगा, स्टैंड करेगा। और एक बात और कि जिस तरह से इन लोगों ने मजदूरों के 8 घंटे से 12 घंटे की ड्यूटी की और फिर
प्रेशर में आकर के 8 घंटे की इस तरह के अमानवीय व्यवहार न करें किए जाए इस देश के जनता के साथ। वर्मा जी, मेरा यही कहना है। ये कदम धन्यवाद से हमारा थैंक यू सर। जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि इनकी मांग है कि सरकार जो है लोगों को डायरेक्ट इनकम दे, सीधे पैसा दे, रोजगार देने का प्रयास करे और जो बेरोजगार रह जा रहे हैं उन्हें सीधी मदद दी जाए। और इन्होंने एक और मुद्दा उठाया कि धार्मिक आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। मैं आगे जो है माननीय धर्मवीर जी हैं जो बामसेफ के, मैं चाहता हूं इसी मुद्दे पर कि सरकार को क्या करना चाहिए तुरंत इस विषय पर अपनी बात रखें। और थोड़े समय का अभाव है, आपके पास 3 मिनट हैं माननीय धर्मवीर जी। ठीक है मान्यवर, मैं अपनी बात को 3 मिनट के अंदर ही पूरा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। अब समस्या पर चर्चा करते करते उसका समाधान भी बनाना, खोजना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं हम लोग यदि समाधान बताते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के कान भी खुलते हैं, वो आवाज जाती है किसी की भी माध्यम से चली जाए। देखिए, जो मजदूर है वो देश का निर्माता होता है। वास्तव में जो देश को यहाँ तक लेकर आया है, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल हो, सभी का जो निर्माण है वो मजदूर के माध्यम से। यदि हम लोग यानी कि हमारी जो सरकारें हैं मजदूरों की इस प्रकार से अनदेखी करती रही जैसे कि अब हो रही है, जैसा कि पक्षपातपूर्ण रवैया मजदूरों के साथ अब किया जा रहा है, तो शायद जो देश है वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार के पास शायद अभी भी हमारे इन प्रवासी मजदूरों का कोई एक्यूरेट डाटा नहीं है, और ये मिसमैनेजमेंट का सबसे बड़ा कारण है। जो ये हमारे मजदूर भाई सड़कों पर अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं, अपने परिवार को से भी बिछोड़ रहे हैं। दूसरे साथियों, ये जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो सरकार है वो मजदूर वर्ग के लिए कुछ और काम करती है और जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए दूसरा काम करती है। उनके लिए अभी हाल ही में एक अभियान चलाया जा रहा है कि विदेशों से जो है ना हमारे जो छात्र हैं या कोई और लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको एक वंदे मातरम करके अभियान चलाया जा रहा है हवाई जहाज की यात्रा के द्वारा, जो ना यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। गरीब के लिए बस नहीं मुहैया हो रही, अमीरों के लिए हवाई जहाज मुहैया हो रहे हैं। तो ये क्या, ये पक्षपात को रमणीय जो है ना इस प्रकार का, ये ठीक धन्यवाद धर्मवीर जी। है व्याप्त कर रहा है निरंतर। धर्मवीर जी, हाँ धन्यवाद। सर एक मिनट और मैं चाहूंगा, भारती जी 1 मिनट मैं चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी करिए, समय का अभाव है जरा। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार नहीं कर रही है। जी सर जी, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जी धन्यवाद भारती जी। हाँ धन्यवाद धर्मवीर जी। धर्मवीर जी का कहना था कि इस समस्या में जो है विशेष रूप से डिस्क्रिमिनेशन की नीति सरकार छोड़ दे, वो भेदभाव की नीति ना अपनाए, गरीब अमीर और धार्मिक भेदभाव। और अब मैं जो हूँ निवेदन करना चाहूंगा जो है माननीय मौर्य जी से। माननीय अशोक मौर्य जी, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो बहुत जल्दी जो है, मौर्य जी शायद उपलब्ध नहीं है, तो मैं जो हूँ रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मैडम, माननीय कलावती शंकर जी से कि बस 1 मिनट में कंक्लूडिंग दें कि सरकार को करना क्या चाहिए, बहुत जल्दी करना क्या चाहिए, बस क्या करना चाहिए। जी देखिए, जो 20 करोड़ का आपदा राहत की जो व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, वह मैं यही कहूंगी कि वो डायरेक्ट गरीब मजदूर लोगों के खाते में जाना चाहिए। और दूसरी चीज, जो
सभी सरकारी अस्पताल को जो है राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। जो निजीकरण, जो सरकार इससे सबक लेना चाहिए कि जो सभी सरकारी संस्थानों का जो निजीकरण कर रही है तो उसका सभी का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। क्योंकि इस भयानक स्थिति में आपदा के समय जो हमारी सरकारी ही संस्थाएं, जैसे सरकारी अस्पताल ही काम आए हैं, प्राइवेट अस्पताल काम में नहीं आए हैं। और तीसरी चीज, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ये चाहिए कि मंदिरों में जो अरबों खरबों रुपया है उसको जनता में खर्च करना चाहिए इस भयानक स्थिति में। और ताली, और प्रधानमंत्री मोदी जी ताली और थाली बजवा करके जनता में भ्रम न फैलाएं, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। और जितने भी श्रमिक मजदूर जिनकी ये दुर्दशा हुई है अचानक लॉकडाउन की वजह से, उनको जितने भी जो एक्सपायर हुए हैं उनके परिवार को कम से कम 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे और उनके घर के, उनके बच्चों को रोजगार दे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद मैडम। मैडम ने जो मुद्दा उठाया है इस समय कहने का, कि मैडम का कहना है कि सबसे पहले इन लोगों को रोजगार वगैरह की व्यवस्था करें और डायरेक्ट मदद करें, और जो है राष्ट्रीयकरण किया जाए, निजीकरण को छोड़ करके सरकार को राष्ट्रीयकरण की तरफ बढ़ना चाहिए। और मंदिरों, मस्जिदों और धार्मिक संस्थानों में यदि कोई धन उपलब्ध है तो सरकार को उसको जनहित में इस समय खर्च कर देना चाहिए आपदा में। अब मैं जो हूँ कंक्लूडिंग में जो है माननीय बालक राम जी से निवेदन करूंगा कि वो भी बस 1 मिनट में बताएं कि सरकार को करना क्या चाहिए। देखिए, मेरे अनुसार ये जो भी सर्विसेज हैं, रेल है या बस है, इसको और लॉकडाउन को तुरंत रिस्टोर किया जाए बिना डिले किए हुए। दूसरी ओर जो आदमी इसमें, जो मजदूर, हमारे प्रवासी मजदूर एक जगह से दूसरे जगह अपने घर वापस आ रहे थे, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई, बच्चे हो गए, खत्म हो गए, कई एक महिलाओं के प्रसव जो हुए हैं उनका सही उपचार नहीं किया, कई एक्सीडेंट हो गए, उनका पहली बात तो फ्री इलाज होना चाहिए हॉस्पिटल्स में। दूसरा, उनके परिजनों को उचित मुआवजा देना चाहिए, जैसा मैडम हमारी कलावती शंकर ने कहा है कि कम से कम 10-10 लाख रुपए उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि ऐसे उद्योगों को राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया जाना चाहिए और योग्यता के अनुसार ऐसे मजदूरों को स्थानीय सरकारें वहां रोजगार परक व्यवसाय दिए जाएं उनको, और उनमें समाहित किया जाए, जिससे उनका जीवन यापन वो पटरी पे दोबारा आ सके और वो आराम से चले। और इनका जो आगे जो है, मेरा जो सुझाव है कि ऐसे मजदूरों की गणना की जाए जो एक यहाँ से जो पलायन करते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं, तो उनका बीमा जो कराए और सरकार स्वयं उसका ये जो किस्त है वो उसको अदा करे, ताकि वो मतलब बिना किसी डर के वो अपना रह सकें और जीवन यापन कर सकें। तो ऐसी चीजें थी। और मेन मामला है इनकी बेरोजगारी की समस्या है, जो है आगे आने वाले समय में जो हमारे कैपिटलिस्ट हैं, जो फैक्ट्री मालिक हैं, उनके लिए कोई ऐसे कानून बनाए ताकि वो उनको ऐसे बुरे वक्त पे उनका इस पलायन को रोकें और उनकी समुचित व्यवस्था करें, खाने पाने की सारी व्यवस्थाएं, रहने की और उनके मेडिकल की व्यवस्था कराई जाए, ताकि उनका भी जीवन यापन और जो जीवन प्रणाली है वो थोड़ा स्टैंडर्ड ऊंचा हो सके। इन्हीं चीजों के साथ मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। और सरकार ने अभी जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, इट इज नथिंग। एक जैसे एक गांव में एक कहावत थी, एक गधा था तो गाजर बहुत अच्छी लगती थी उसको, आलसी गधा था, उसने कहा एक जिसके लाठी है और उसके आगे 2 फुट सर के आगे से गाजर लटका दो तो वो देख रहा है और वो उसी में चलता जा रहा है। तो ये सरकार वही काम कर रही है, लालच देके ये पूंजीपतियों की व्यवस्था कर रही है। कोई इसका पैकेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि एक अर्थशास्त्री जो हुए हैं, क्या नाम, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है हमारे जो नियोजन के बारे में एक प्रोफेसर जो हुए, बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट समाप्त हो रहा है सर, लायनन रॉबिन्स ने थी कि जो हमारे पास साधन है,
जो हमारे पास उपलब्ध साधन है उसको इमरजेंसी के लिए, जो आपातकालीन स्थिति है उसको प्रियॉरिटी देना चाहिए। और हमारी सरकार जो है वो 2 साल आगे की प्लानिंग कर रही है जो निरर्थक और व्यर्थ है। तो मैं चाहता हूं कि हमें जो इस समय मजदूरों की जो समस्याएं हैं, उनके रहने, खाने पीने, स्वास्थ्य और समस्याएं, बेरोजगारी की, इनका निराकरण करने के लिए उपाय करने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी सर। तो सभी दर्शकों, ये जो हमारा कार्यक्रम था, आज के मजदूरों के हालात के लिए सरकार जिम्मेदार, तो हमारे पैनलिस्ट से जो निकल करके आया है हमारा कंक्लूजन, एक तो ऐसे हालात दुनिया में सब जगह हैं, लेकिन कहीं भी मजदूर सड़क पर नहीं दिखाई। इसके अलावा दुनिया में जो देखा गया है कि वही लोग ज्यादा सफल रहे हैं, वही देश ज्यादा सफल रहे हैं जहां पर राष्ट्रीय मेडिकल व्यवस्था है। तो उसी के मामले में हमारे पैनलिस्ट ने ये सुझाव दिया है कि जो है सरकार को पहले तो सीधे राहत उठानी चाहिए, और एक क्रांतिकारी सुझाव आया है कि रेल बस सर्विस को तुरंत ला करके सब लोगों को जो अपने घर जाना चाहते हैं पहले उन्हें घर जाना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी वक्तागणों का, और हमारे दर्शकों को भी धन्यवाद। सभी से निवेदन रहेगा कि MNT न्यूज नेटवर्क उत्तर प्रदेश को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल पे भी जाएं और उसे सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद। इसी के साथ सबको जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय मूल निवासी सर। जय भीम, जय मूल निवासी सर। धन्यवाद।